अध्याय 5। अगली सुबह ठीक 9:15 बजे मेल अपने दफ्तर में मौजूद थे। उनके सामने सुबह की डाक और रिपोर्ट्स का ढेर लगा था। अभी उन्होंने शेयर बाजार की रिपोर्ट उठाई ही थी कि उनकी निजी लिफ्ट की ओर जाने वाले दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। मेल चौंक गए। वे शायद ही कभी उस दरवाजे का इस्तेमाल करते थे। उन्हें बैंक के मुख्य द्वार से आना पसंद था ताकि आते जाते कर्मचारियों से थोड़ी बातचीत हो सके। उस दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं होती थी। वे उसे घूरते रहे, ये सोचते हुए कि क्या उन्हें सुनने में कोई भ्रम हुआ है। तभी दस्तक दोबारा हुई। माथे पे शिकन लिए उन्होंने तय किया कि यह मामला इतना अजीब है कि इसे उनकी सेक्रेटरी मिस एशले को ही संभालने देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पैनल के पीछे से एक धीमी और जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। पापा, मैं हूँ। मेल के चेहरे पर अचानक मुस्कान तैर गई। वे अपनी सीट से खड़े हुए और सावधानी से वेटिंग रूम की ओर जाने वाले दरवाजे को देखा। अगर मिस एशले को ज़रा भी भनक लगती कि इस समय कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो वे निश्चित रूप से नाराज़ हो जातीं, लेकिन उनके टाइपराइटर की खटखट बता रही थी कि वे अपने काम में व्यस्त हैं। मेल ने जल्दी से निजी दरवाज़ा खोला। ईरा दबे पांव अंदर दाखिल हुई। उसकी नीली आंखों में एक भोलापन था, लेकिन होठों पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उसने एक स्लेटी रंग की फ्रॉक पहनी थी जिसके कॉलर और कफ दूधिया सफ़ेद थे और कमर पर काले पेटेंट लेदर की चौड़ी बेल्ट थी। खिड़की से आती धूप में उसके सुनहरे बाल तांबे की तरह दमक रहे थे। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, उसने धीमी आवाज़ में सफाई दी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है पापा, मैं जानती हूँ। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए और अगर एशले को पता चला तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। मेल अपनी डेस्क के पीछे वापस बैठते हुए बोले, मुझे उम्मीद है तुम्हें एहसास होगा कि मेरे निजी प्रवेश द्वार से इस वक्त आकर तुमने बैंक के सबसे पवित्र नियमों में से एक को तोड़ा है। ईरा ने मेज़ पर रखे कागज़ों को एक तरफ सरकाया, खुद मेज़ के किनारे पर बैठ गई और अपनी स्कर्ट ठीक की। मेल को अपनी बेटी बेहद आकर्षक लगी। उसकी मुस्कान ने उसकी सारी सख्ती पिघला दी। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी, उसने कहा, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। डोरिस किर्बी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं चाहती हूँ कि कलेक्शन वाले काम में आप उसकी जगह मुझे दे दें। मेल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। तुम्हें कैसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है? क्या ज़्यादा चोट आई है? ईरा ने लापरवाही से जवाब दिया। नीचे सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। उसे काफ़ी चोट आई है। एक हाथ और 3 पसलियाँ टूट गई हैं। कल रात सीढ़ियों से गिरने की बेवकूफ़ी की उसने। सुनिए पापा, डोरिस के लिए अफसोस बाद में कर लेंगे। अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बूढ़े क्रोज़र को बता दें कि जब तक डोरिस ठीक नहीं हो जाती मैं उसकी जगह काम करूँगी, इससे पहले कि वो किसी और को रख लें। आप अभी यह आदेश दे दें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, मेल ने सख्ती से कहना शुरू ही किया था कि ईरा ने अपना हाथ उनके होठों पर रख दिया। डियर डैड, ऐसा कुछ मत कहिए जिसका बाद में आपको पछतावा हो। बस मेरी बात सुनिए। अगर मुझे आपके और बैंक के लिए सचमुच उपयोगी बनना है तो मुझे आपके ख़ास ग्राहकों से जान पहचान बनानी ही होगी। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। वे मुझसे मिलने में उतनी ही दिलचस्पी लेंगे जितनी मैं उनसे। आप मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकती ना कि बिना ग्राहकों से मिले मैं बैंक के काम में दिलचस्पी लूँगी। उनसे मिलने से मेरा काम दिलचस्प हो जाएगा। वैसे भी बूढ़े क्रोज़र के लिए डोरिस की जगह किसी और को ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि कई कर्मचारी छुट्टी पे हैं। सुरक्षा का भी सवाल है। आपकी बेटी होने के नाते क्रोज़र को तिजोरियों के आसपास मेरे रहने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि डोरिस की जगह सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं ही हूँ। मेल ने उसे गौर से देखा। वो हूबहू म्यूरियल जैसी थी। उसने अपनी असफल शादी के बारे में सोचा। उस शादी को लेकर उसके मन में गहरी टीस उठी। नोरेना में भी वही नाजुक सुंदरता, वही भीतर की कठोरता और वही सधी हुई चाल थी जिसका इस्तेमाल म्यूरियल हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए करती थी। नोरेना, डोरिस का काम उतना मज़ेदार नहीं है। तुम्हें सारा दिन तहखानों में रहना होगा। मुझे लगता है तुम बहुत जल्द इससे ऊब जाओगी। क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर चलाना मज़ेदार है? नोरेना ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं आपको याद दिला दूं पापा कि मैं यहाँ मज़े करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ बैंकिंग के तौर तरीकों का अनुभव लेने आई हूँ। अरे रहने भी दो, मेल हंस पड़े। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लूँगा। आखिर तुम सचमुच तिजोरियों वाले विभाग में काम क्यों करना चाहती हो नोरेना? उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी आंखों में आंखें डाली। उसे पूरा भरोसा था कि वो इस कद्दावर खूबसूरत आदमी को संभाल सकती है। मैं दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों से मिलना चाहती हूँ, बस इसीलिए। वे मेरे लिए बिल्कुल अनजान हैं
मैं उन्हें समझना चाहती हूँ, उनकी बातें सुनना चाहती हूँ, उनसे सीखना चाहती हूँ। मेल ज़रा हिचकिचाए, फिर उन्होंने कंधे उचका दिए। उन्होंने सोचा कि शायद ये एक अच्छा विचार हो सकता है। उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वो बैंक में इतनी दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने संशय भरे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि क्रोजर इस बारे में क्या कहेगा। उससे पूछिए भी मत पापा, बस उसे बता दीजिए यहाँ के मुखिया तो आप हैं और आपको पूछना नहीं, आदेश देना है। और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाते हुए उसने ऑपरेटर से कहा, मिस्टर डेवन की बात मिस्टर क्रोजर से करवा दीजिए प्लीज़। और फिर एक दिलकश मुस्कान के साथ रिसीवर मेल के हाथों में थमा दिया। अगला दृश्य। दोपहर के खाने के वक्त ईरा बैंक से निकली और अपनी TR4 कार में सवार होकर बुलेवार्ड मेन रोड पे निकल पड़ी। ट्रैफिक को चीरते हुए वो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी, पुरुषों की घूरती निगाहों और कभी कभार बजने वाली सीटियों को पूरी तरह अनसुना करते हुए। सड़क के आखिरी छोर पे वो एक संकरी गली में मुड़ी और एक छोटे से पिज्ज़ा रेस्टोरेंट के बाहर ब्रेक लगाए। कार से उतरकर वो उस मंद रोशनी वाले रेस्टोरेंट के भीतर दाखिल हुई और सीधे बार की तरफ बढ़ गई। अलगीर बार के एक कोने में जमा हुआ था। उसके सामने एक मार्टिनी रखी थी और उसके पतले होठों के बीच एक सिगरेट लटक रही थी। ईरा उसके पास पहुंची और एक कोक का ऑर्डर दिया, जिसके पैसे अलगीर ने बड़े बेमन से चुकाए। जैसे ही बारमैन बार के दूसरे हिस्से की तरफ गया, ईरा ने अपना हैंडबैग खोला और गत्ते का एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसने वो डब्बा मेज़ पर सरकाते हुए अलगीर की तरफ बढ़ा दिया। ये मास्टर की का इम्प्रेशन है, उसने अलगीर की ओर देखे बिना ही कहा। टिकी को बता देना कि कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही मुझे बाकी चाबियों के निशान मिल जाएंगे, वो भी मैं तुम्हें सौंप दूंगी। अलगीर ने डब्बा खोला और क्ले मिट्टी के टुकड़े पर उभरे निशान को गौर से देखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि इससे चाबी बनवाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। उसने इत्मीनान से सिर हिलाया। हाँ, ये ठीक है। ईरा ने अपना ड्रिंक ख़त्म किया और स्टूल से नीचे उतर गई। इतनी जल्दी तो मत जाओ, अलगीर ने उसकी छरहरी काया को निहारते हुए कहा। प्लीज़ रुक जाओ जाने मन, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। खुद के लिए खरीद लो पिज़्ज़ा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने रूखा जवाब दिया और पलक झपकते ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। अपनी कार में बैठकर वो वापस मुख्य सड़क की तरफ मुड़ गई। वो अपने पसंदीदा स्नैक बार के बाहर रुकी और अंदर जाकर राई ब्रेड पर चिकन सैंडविच का ऑर्डर दिया। सैंडविच खाते हुए उसका मन ख्यालों में कहीं दूर भटक गया। उसे न्यूयॉर्क छोड़े हुए अब 1 महीना हो चुका था। मुफलिसी से अमीरी के इस अचानक बदलाव का उस पर वैसा असर नहीं हुआ था जैसा उसने सोचा था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि न्यूयॉर्क छोड़ने के बाद से उसे एक पल की भी सच्ची खुशी नसीब नहीं हुई थी। वजह वो जानती थी, जेस फॉर। जेस के बिना ये विलासिता भरा जीवन, ये महंगी कार और बेहिसाब पैसे, सब कुछ बिल्कुल फीका था, किसी काम का नहीं था। उसके बिना जिंदगी नीरस और बेजान थी, किसी धुंधली तस्वीर की तरह। उसे जेस के साथ उस शारीरिक खिंचाव की कमी बुरी तरह खल रही थी। उसे याद आया कि कैसे हफ्ते में कम से कम 4 रातें अपने म्यूज़िक प्रोग्राम के बाद फॉर उसे अपने उस छोटे गंदे कमरे में ले जाता, जहां उनका प्यार अक्सर हिंसक और जुनून से भरा होता था। धूप में बैठकर सैंडविच खाते हुए उसका रोम रोम फॉर के स्पर्श के लिए तड़प उठा। अब जब वो तिजोरियों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो गई थी, उसने तय किया कि वो अब और इंतज़ार नहीं करेगी। पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, जेस को यहाँ आने का मौका दिया जाना चाहिए। वो आएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। कौन जाने, शायद उसे कोई और लड़की मिल गई हो। उसे जेस पे कभी पूरा भरोसा नहीं रहा था। जेस ने हमेशा उसके शरीर का इस्तेमाल किया था और उसके साथ वक्त बिताना उसे पसंद था। लेकिन उसके दिल में ईरा के लिए क्या है, इस बारे में वो कभी आश्वस्त नहीं हो पाई थी। कम से कम अगर वो उसे खत लिखकर बुलाती तो स्थिति साफ हो जाती। अगर वो नहीं आता तो किस्सा वहीं ख़त्म। लेकिन अगर वो आ जाता। बिल चुकाते वक्त उसके जहन में ये ख्याल आया कि जेस का पैराडाइज सिटी में होना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन वो उसे समझा देगी। जेस बेवकूफ़ नहीं था, वो हालात की नज़ाकत समझ जाएगा। उसे मेल डेवन से दूर रहना होगा। तिकी और अलगीर को ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि जेस भी इस खेल में शामिल है। उसे न्यूयॉर्क से मियामी तक का टिकट भेजना होगा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितना खर्च आएगा। साथ ही उसे जेब खर्च के लिए पैसे भी देने होंगे। जब भी जेस को पैसों की तंगी होती है वो चोरी चकारी पे उतर आता है, लेकिन यहाँ उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। कार में बैठते ही उसने फैसला कर लिया, जब तक वो थोड़े पैसे जमा नहीं कर लेती, जेस को यहाँ बुलाना मुसीबत की न्योता देना होगा। तिजोरी से हाथ लगने वाली पहली रकम जेस के लिए ही होगी।
यही सबसे आसान रास्ता था। अचानक उसके मन में एक अनजानी सी सिरहन दौड़ गई। उसे एड्रेस की चेतावनी याद आ गई। वो ऐसे आदमी को धोखा देने की योजना बनाने के बारे में सोच रही थी जो एक जहरीले सांप जितना खतरनाक था। उसने खुद को मजबूत किया और मन ही मन कहा, कोई भी बोना उसे डरा नहीं सकता। उसे जेस चाहिए था और वह उसे पाकर रहेगी। अगला दृश्य। 6 फुट का विशाल कद, घटा हुआ मांसल शरीर, उभरी नसों वाला सख्त चेहरा और चेचक के दागों से भरी मोटी नाक। हयाम वानासी देखने में वैसा ही लगता था जैसा वो वास्तव में था, टेक्सास का एक कठोर और दबंग करोड़पति। पैराडाइज सिटी में उसकी 6 हफ्तों की छुट्टियों का ये आखिरी दिन था। उसे अपनी पत्नी के साथ रात की फ्लाइट से वापस टेक्सास लौटना था और यह ख्याल ही उसका मन भारी करने के लिए काफ़ी था। वापस वही रेतीले तूफान, वही तेज़ हवाएं और काम का अंतहीन तनाव। 63 साल की उम्र में अब उसे डेस्क पर खटना, तेल के कुओं में घंटों बिताना और लगातार बजते फ़ोन का जवाब देना बेहद बोझिल लगता था। अगर उसका बस चलता तो वो खुशी खुशी पैराडाइज सिटी में रिटायर हो जाता और तेल का सारा कारोबार अपने बेटे के भरोसे छोड़ देता। उसे यहाँ की ज़िंदगी पसंद थी। समुद्र किनारे बैठकर बिकनी पहनी लड़कियों को ताड़ना, विस्की के घूंट भरना, सी फूड का मज़ा लेना और शाम को कैसीनो में जुआ खेलना। लेकिन उसकी पत्नी को यह कतई मंजूर नहीं था। उस दुबली पतली और सख्त मिजाज औरत का मानना था, आदमी रिटायर होते ही गुल खिलाने लगता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसका साफ कहना था, जब तक सांस है काम करते रहो हयाम। दोपहर के 3 बजे वानासी की रोल्स रॉयस फ्लोरिडा सेफ डिपॉजिट बैंक के बाहर आकर रुकी। वानासी कार से उतरे और सीढ़ियां चढ़कर बैंक में दाखिल हुए। वह बैंक का पुराना और रसूखदार ग्राहक था, इसीलिए गार्ड्स ने उसे देखते ही सम्मान से सलाम किया। वाल्ट्स यानी तिजोरियों की तरफ जाने वाले ग्रिल गेट पे तैनात गार्ड ने पहचान पत्र जांचने की औपचारिकता तक नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए सलाम किया, गेट खोला और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा कर दिया। लड़कों, अब अगले साल ही मुलाकात होगी, वानासी ने रुकते हुए कहा। इस बार वक्त पंख लगाकर उड़ गया। एक गार्ड ने उम्मीद जताई कि उनका समय अच्छा बीता होगा, तो दूसरे ने कहा कि उनसे दोबारा मिलकर खुशी होगी। वानासी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अच्छी रोशनी वाली सीढ़ियों से नीचे तहखानों की ठंडक में उतर गया। बैंक में उसे हमेशा एक ही शिकायत रहती थी, वो वहाँ काम करने वाली डोरिस। तहखानों के उस शांत और एकांत माहौल में अगर डेस्क पर कोई हसीन लड़की होती तो थोड़ा बहुत दिल बहलाने का मौका मिल सकता था, लेकिन डोरिस जैसी सपाट और नीरस लड़की पर कौन डोरे डालना चाहेगा। लेकिन अरे ये क्या! अचानक वो ठिठक गया और आंखें फाड़ कर देखने लगा। ईरा को हेड कैशियर ने पहले ही आगाह कर दिया था कि वानासी आने वाला है। उसे बताया गया था कि वो $18 मिलियन की हैसियत वाला बेहद ख़ास ग्राहक है और उसका स्वागत किसी वीआईपी की तरह होना चाहिए। ईरा अपनी डेस्क पर बैठी थी जब वानासी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। उसने ऊपर देखा, मुस्कुराई और सम्मान में खड़ी हो गई। ऊपर लगे लैंप की रोशनी सीधे उस पे पड़ रही थी, जिससे उसका रूप और निखर रहा था। हेलो मिस, वानासी ने हैरानी से कहा, तुम कहाँ से आ टपकी? तुम्हारे जैसी प्यारी बच्ची यहाँ अकेली क्या कर रही है? गुड आफ्टरनून मिस्टर वानासी, ईरा ने डेस्क के पीछे से बाहर निकलते हुए कहा। मैं मिस किर्बी की जगह कुछ दिनों के लिए काम कर रही हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या सच में मिस किर्बी का एक्सीडेंट हो गया है? वानासी की नज़रें ईरा के लंबे सुडौल पैरों पर जमी थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आशिक ने उसे प्रेग्नेंट बना के मुसीबत में डाल दिया हो? ईरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे नहीं मिस्टर वानासी, वो सच में सीढ़ियों से गिर गई थी। यह उसने अब तक का सबसे अच्छा काम किया है। वानासी थोड़ा और करीब खिसक आया। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या कमाल की गुड़िया है। मेरी फूटी किस्मत की मुझे आज रात ही वापस जाना है। उसने पूछा, वैसे तुम कौन हो स्वीटी? क्या नाम है तुम्हारा? नोरेना डेविन। डेविन? वाइस प्रेसिडेंट वाले डेविन? जी, वो मेरे पिता हैं। क्या बात कर रही हो? वानासी ने हैरान होकर कहा। तुम्हारे पिता? बाप रे! मैं पिछले 10 सालों से यहाँ आ रहा हूँ और मेल ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी एक बेटी भी है, और वो भी इतनी हसीन। ईरा ने शर्माने का नाटक किया। मैंने अभी अभी स्कूल ख़त्म किया है मिस्टर वानासी, मैं अब यही काम करती हूँ। क्या तुम्हें काम पसंद आ रहा है? बुरा नहीं है, खासकर पापा के पसंदीदा ग्राहकों से मिलने का मौका जो मिलता है। वानासी मुस्कुराया। क्या उन खास लोगों में मैं भी शामिल हूँ?
ईरा ने उसे एक खास अंदाज में देखा, पैर से सिर तक, ऐसी नज़रें जो मर्दों को, खासकर अधेड़ उम्र के मर्दों को हमेशा पिघला देती हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल मिस्टर वानासी, डैडी ने मुझसे ख़ास तौर पे कहा था कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। अच्छा, उसने ऐसा कहा था? लेकिन अगर उसने ना भी कहा होता तो क्या तुम मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती? ईरा ने अपनी पलकें झुका लीं। मुझे लगता है कि कोई भी लड़की आपके साथ अच्छा बर्ताव ही करेगी मिस्टर वानासी। आप बिल्कुल उन पुराने ज़माने के रफ एंड टफ फिल्म स्टार्स जैसे लगते हैं। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि घोड़े पे सवार होकर आप कितने शानदार लगेंगे। तारीफ सुनकर वानासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हाँ, ये तो है। मेरी उम्र के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेरे जितने फिट और मजबूत हैं। आपकी उम्र कितनी है? हाँ, अब तो जवानी ढल सी गई है। मिस्टर वानासी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बूढ़े थोड़े ही हैं। ईरा ने जो जादू चलाया उसके बाद सब कुछ किसी सदी हुई पटकथा की तरह आसान होता चला गया। ईरा ने उसे अपनी बातों के जाल में ऐसा उलझाया कि वो आत्ममुग्ध होकर बस अपने ही बारे में बोलता रहा। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो बस प्रशंसा भरी नज़रों से उसकी ओर देखती रही और वह अपनी करोड़ों की कमाई के झूठे अहंकार में बहता चला गया। जब ईरा ने आगे बढ़ के चाबी मांगी तो वानासी ने बिना कुछ सोचे उसे सौंप दी। बातों बातों में वह उसके पीछे पीछे उस सकरी गलियारे की ओर चल पड़ा जहां तिजोरी रखी थी। ईरा का शरीर वानासी की नज़र के सामने एक ढाल की तरह था, जिसने बड़ी चतुराई से उसके बाएं हाथ की हरकत को छिपा लिया। उसने पलक झपकते ही हाथ में छिपी पुट्टी पर चाबी की छाप ले ली। वानासी का ध्यान चाबी पर था ही नहीं। उसकी कामुक नज़रें तो ईरा के बढ़ते कदमों और उसकी देह पे टिकी थी। तिजोरी के पास पहुंचकर उसने दोनों ताले खोले और चाबी उसे लौटा दी। मैं अब चलती हूँ मिस्टर वानासी। अगर और कोई मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ईरा ने विदा लेने का नाटक किया। ओ डियर, प्लीज़ रुको ना, वानासी ने चहकते हुए कहा। बस एक पल की बात है। उसने तिजोरी खोली और जेब से एक भारी लिफाफा निकालकर लापरवाही से अंदर फेंक दिया। कंधे के ऊपर से झांकती ईरा की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। तिजोरी 100 डॉलर के नोटों की गड्डियों से ऊपर तक ठसाठस भरी थी। इतनी दौलत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले कि वो कुछ और देख पाती, वानासी ने तिजोरी का भारी दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। अब तुम इसे लॉक कर दो, उसने चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही ईरा दूसरे ताले में चाबी घुमाने के लिए झुकी, वानासी के भीतर दबी हुई वासना ने मर्यादा की सीमा लांघ दी। उसे लगा कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, उसने अपनी गर्म और चिपचिपी उंगलियों से ईरा को छुआ। ईरा के भीतर घृणा का ज्वार उठा। उसका मन हुआ कि पलटकर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पे जड़ दे, लेकिन उसने खुद पे काबू पाया। वो पत्थर की तरह शांत खड़ी रही। उसे दोबारा छूने दिया और फिर बड़ी मासूमियत भरी नज़रों से उसकी तरफ मुड़कर देखा। ओ मिस्टर वानासी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ईरा की आवाज़ में छलकती बनावटी मासूमियत ने वानासी को भीतर तक डरा दिया था। उसे अचानक अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह झटके से पीछे हट गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मुझे माफ़ कर दो जान, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो लड़खड़ाती आवाज़ में हकलाया। ईरा ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और धीरे से कहा, लेकिन अगर किसी को ये हक है तो मैं चाहूँगी कि वो आप ही हों। मेट्रो में अजनबी लोग बहुत परेशान करते हैं। वे सच में बहुत घटिया होते हैं, लेकिन आप उन जैसे नहीं हैं। वानासी ने राहत की गहरी सांस ली। उसे लगा कि वो सचमुच एक बड़ी मुसीबत से बच गया है। कहीं अगर ये लड़की चिल्ला देती या अपने पिता से शिकायत कर देती तो उसका खेल खत्म था। उसने फौरन अपना बटुआ निकाला और 100 डॉलर का एक नोट मोड़कर ईरा की हथेली पर रख दिया। तुम बहुत समझदार हो नोरेना। इस बूढ़े आदमी की इस छोटी सी भेंट को मना मत करना। जाओ, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, और हाँ, अपने पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। उसने थपकी दी और विजयी भाव के साथ गलियारे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो ओझल हुआ, ईरा के चेहरे से मासूमियत का नकाब उतर गया। उसने घृणा से अपनी जीभ बाहर निकाली। घटिया इंसान, वो फुसफुसाई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगले साल जब तुम इस तिजोरी को खोलोगे तब तुम्हें असली झटका लगेगा, हरामजादे। अगला दृश्य। टिकी एड्रेस ने अपनी कार पार्क की और कराहते हुए बाहर निकला। उसकी पीठ अकड़ सी गई थी। ला कोकविल रेस्टोरेंट में काम के घंटे जितने लंबे थे उतने ही थकाऊ भी।
अब जब काम का ये सीज़न ख़त्म होने को था, थकान और भी हावी हो रही थी और वक्त जैसे ठहर सा गया था। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुबह के 2:55 हो रहे थे। काम से लौटने का ये कैसा अजीब वक्त था। उसने ऊपर अपने अपार्टमेंट की तरफ देखा और हैरान रह गया। लिविंग रूम की बत्ती अभी भी जल रही थी। अलगीर का इतनी रात तक जागना सामान्य नहीं था। क्या कोई मुसीबत थी? अपनी थकान को नज़रअंदाज करते हुए वो तेज़ कदमों से फुटपाथ पार कर सीढ़ियाँ चढ़ा और लॉबी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जब अलगीर के पास अपने पैसे होंगे तो मैं चैन की सांस लूँगा। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए टिकी ने सोचा। अलगीर को किराएदार के रूप में रखना टिकी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हुआ। अलगीर बैठक के बीचों बीच रखी उस रसोई की मेज़ पे झुका हुआ था जिसे उसने अपनी छोटी सी वर्कशॉप बना लिया था। मेज़ पर एक छोटी खराद मशीन, एक वाइस और कई औजार बिखरे पड़े थे। एक तरफ बिना कटी चाबियों का ढेर लगा था। तुम अभी तक काम कर रहे हो? एड्रिस ने कॉकटेल कैबिनेट की तरफ बढ़ते हुए पूछा। क्या कुछ नया है? अरे चुप रहो ना यार, ये काम सच में बहुत पेचीदा है। अलगीर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। एड्रिस ने अपने लिए एक कड़क विस्की बनाई, जूते उतारे और आराम कुर्सी पे निढाल होकर बैठ गया। वह अलगीर को एक चाबी पे बहुत सावधानी से रेती चलाते हुए देखता रहा। करीब 10 मिनट बाद अलगीर ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। लगता है काम हो गया। इसे बिल्कुल सही आकार देने में मुझे पूरे 4 घंटे लग गए। वो उठा और अपने लिए विस्की बनाने लगा। ईरा आज शाम यहाँ आई थी। वो हयाम बनासी की तिजोरी की चाबी का एक बेहतरीन सांचा लेकर आई थी। एड्रिस के हाथ से गिलास लगभग छिटक गया। बनासी? वो तो बहुत बड़ी आसामी है। वो अक्सर ला कोकविल में खाना खाता है। वो एक ही बार में पानी की तरह पैसा बहाता है। वह शाम की फ्लाइट से चला गया है। ईरा कल सुबह उसकी तिजोरियां साफ करने वाली है, इसीलिए तो मैं इतनी देर से खट रहा हूँ। उस तिजोरी में इतना माल हो सकता है कि अगले 6 महीनों तक हमें कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिल, ये तो बस शुरुआत है प्यारे। कल शायद उसे कोई और चाबी मिल जाए। तुम्हें बस काम जारी रखना होगा, ढिलाई नहीं चलेगी। जैसे ही वो इशारा करे तुम्हें फ़ौरन चाबियां तैयार करनी होंगी। मेरी बात मानो तो ये काम तुम्हें लखपति बना सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अलगीर ने सिर हिलाया। उसने विस्की का एक घूंट भरा और थोड़ा आगे की ओर झुका। टिकी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। शायद तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। एड्रिस ने उसे तीखी नज़रों से देखा। क्या बात है? क्या तुमने कभी सोचा है कि ईरा हमें धोखा भी दे सकती है? अलगीर ने शंका जताई। वो पैसे मेरे सेफ में डालती है, बाद में मैं जाकर उसे यहाँ लाता हूँ। लेकिन उसे ऐसा करने से कौन रोक सकता है कि वो पैसे का सिर्फ एक हिस्सा जमा करे और बाकी खुद रख ले? वो इसे बाहर कैसे निकालेगी? एड्रिस ने सख्त लहजे में कहा। वो इसे इसीलिए निकाल पाती है क्योंकि बैंक को लगता है कि पैसा तुम्हारा है। वहाँ तैनात गार्डों के सामने वो नोटों की गड्डियाँ लेकर निकलने का जोखिम नहीं उठाएगी। वे लोग उसे डेविन की बेटी समझते हैं। अगर वो अपने साथ एक बड़ा हैंडबैग ले जाए तो वो काफ़ी पैसा छिपा कर ले जा सकती है। एड्रिस ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। आखिर में उसने कहा, अगर उसमें इतना बड़ा जोखिम उठाने का पागलपन है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे रोक पाएंगे। मैंने सोचा कि बस इसका जिक्र कर दूं। एड्रिस ने उसे गौर से देखा, फिर खड़ा हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ। वह बेडरूम के दरवाजे तक गया, रुका और फिर मुड़कर अलगीर को घूरने लगा। तुमने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी है फिली बॉय। अगर वो हमें धोखा दे सकती है तो तुम भी मुझे धोखा दे सकते हो, क्यों, है ना? तुम भी तो तिजोरी के पैसों में से कुछ हिस्सा अपने पास रख सकते हो और बाकी बचा खुचा मुझे दे सकते हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा टिकी। अलगीर ने एड्रिस की आंखों में आंखें डालकर कहा। हम पार्टनर हैं। ये सिर्फ एक ख्याल था और कोई ख्याल अच्छा नहीं होता। अगर मुझे पता चला कि कोई मुझे धोखा दे रहा है तो मैं उसका ऐसा इलाज करूंगा कि वो फिर कभी किसी को धोखा देने लायक ही नहीं बचेगा। अरे जाओ, सो जाओ, अलगीर ने खींचते हुए कहा। मुझे अभी और काम करना है। वो वापस मेज़ पे आकर बैठ गया। एड्रिस कुछ देर तक उसकी पीठ को घूरता रहा, फिर बेडरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगला दृश्य। अगली सुबह 8:50 पर ईरा बैंक के प्रवेश द्वार से लगभग 100 गज दूर एक कॉफ़ी बार में तेज़ कदमों से दाखिल हुई। अलगीर कोने वाली एक मेज़ पे पहले से मौजूद था। बार उस वक्त पूरी तरह खाली था, इसीलिए उन्होंने यहाँ मिलना तय किया था। ये बैंक के करीब भी था और यहाँ किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ती।
ईरा अलगीर के पास वाली कुर्सी पे बैठ गई। जैसे ही बारमैन ऑर्डर लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, ईरा ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, उसने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारमैन ने अपने कंधे उचकाए और वापस अपनी घुड़दौड़ का पर्चा पढ़ने में मशगूल हो गया। क्या काम हो गया? ईरा ने दबी आवाज़ में अलगीर से पूछा। हाँ, उसने मेज़ की आड़ लेते हुए उसे चाबी थमा दी ताकि और कोई ना देख सके। ये बिल्कुल ठीक काम करेगी। मैं ठीक 11 बजे आ जाऊंगा, अपने साथ एक ब्रीफ केस लेके। क्या तुम तब तक मेरी तिजोरी में पैसे ट्रांसफ़र कर लोगी? उम्मीद तो यही है, ईरा ने जवाब दिया। वॉल्ट में पहुंचते ही मैं काम शुरू कर दूंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उसका बॉक्स एक छोर पे है और तुम्हारा दूसरे छोर पे। लेकिन जब तक और कोई नीचे नहीं आता, मैं इसे संभाल लूँगी। बहुत अलर्टनेस के साथ काम करना, अलगीर ने चेतावनी दी। कोई भी जोखिम मत उठाना। अगर कोई आ जाए तो रुक जाना। गड़बड़ करने से बेहतर है इंतज़ार करना। याद रखना, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ईरा ने चाबी अपने पर्स में सरका दी। अलगीर की नज़रें उसके पर्स पर टिक गईं। वो काफ़ी बड़ा था। अलगीर के दिमाग में फिर वही ख्याल आया कि वो इसमें अच्छी खासी रकम छिपाकर बाहर निकल सकती है। क्या वे तुम्हें इतना बड़ा बैग लेकर वॉल्ट के अंदर जाने देते हैं? उसने ऐसे ही बातों बातों में पूछने की कोशिश की। ईरा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। क्यों नहीं, एक लड़की के पास उसका हैंडबैग तो होगा ही। वो खड़ी हो गई। अब मुझे निकलना होगा, मैं देर नहीं करना चाहती। 11 बजे मिलते हैं। ईरा ने सिर हिलाया और तेज़ कदमों से बाहर धूप में निकल गई। अपनी कार में बैठकर वो बैंक के पीछे बनी कर्मचारियों की पार्किंग की ओर बढ़ गई। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और तनाव साफ महसूस हो रहा था। उसके बैग में वो पत्र रखा था जो उसने पिछली रात जेस के लिए लिखा था। वो पत्र लिखना उसके लिए बहुत कठिन रहा था। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो कहीं जेस उसमें दिलचस्पी ना खो दे। इसीलिए उसने बैंक वाली योजना का जिक्र नहीं किया था। उसने बस इतना लिखा था कि वो अब पैराडाइज सिटी में है। उसे जेस की बहुत याद आती है और वो चाहती है कि वो भी उसके पास आ जाए। उसने ये भी लिखा था कि उसे कहीं से कुछ पैसे मिले हैं जो उसके किराए और कुछ समय तक आराम से रहने के लिए काफ़ी होंगे। तिजोरियों की ओर जाने वाला सुरक्षा ग्रिल सुबह 9:45 से पहले नहीं खुला। पौने घंटे का वह इंतज़ार ईरा को सदियों जैसा लंबा लगा। उसने खुद को व्यस्त दिखाने के लिए अकाउंट्स विभाग में थोड़ा बहुत काम किया, एक दो महिला क्लर्कों से बात की और हर 2 मिनट में दीवार घड़ी की ओर ना देखने के लिए खुद से संघर्ष करती रही। आखिरकार समय हो गया। अपना हैंडबैग उठाकर वो तेज़ कदमों से लॉबी पार करती हुई ग्रिल की तरफ बढ़ी, जहां 2 गार्डों ने उसे सलामी दी। गुड मॉर्निंग मैडम, दोनों में से बड़े एल्डविक ने कहा। हमने बस अभी खोला ही है। एल्डविक लाल बालों और चेहरे पे झाइयों वाला एक हट्टा कट्टा और हंसमुख मिजाज का आदमी था। उसका साथी डॉज सांवले रंग का और सख्त चेहरे वाला था। उसने ईरा पर बस एक सरसरी नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें फेर लीं। एल्डविक ने उसे पास की चाबी सौंपी। जब वो रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रही थी तो एल्डविक ने कहा, आज का दिन काफ़ी व्यस्त रहने वाला है मैडम। हमारे कई बड़े ग्राहक छुट्टियां बिताकर लौट रहे हैं। मिस्टर रॉस, मिस्टर लांजा दोपहर के आसपास तक आ जाएंगे। ज़रा उनका ख्याल रखिएगा, वे हमारे ख़ास ग्राहक हैं। क्या वे जा रहे हैं? ईरा ने पूछा। जी हाँ, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गईं। मिस्टर लांजा टेक्सास वापस जा रहे हैं और मिस्टर रॉस न्यूयॉर्क। ठीक है, मैं उन पर नज़र रखूंगी। वो मुस्कुराई और सीढ़ियों से नीचे अपनी डेस्क की ओर उतर गई। नीचे पहुंचकर वो कुछ पल अपनी मेज़ के पास खड़ी रही और वापस सीढ़ियों की ओर ऊपर की तरफ देखती रही। उस एंगल से उसे केवल गार्ड के पैर दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब था कि जब तक वे झुककर ना देखें उसे नहीं देख सकते थे। उसने अपना हैंडबैग मेज़ पे रखा, दराज का ताला खोला और आगंतुकों की सूची निकालकर मेज़ पे फैला दी। फिर उसने अपना हैंडबैग वापस अपने पास रख लिया। उसने कलाई घड़ी देखी। 10 बजने में अभी 3 मिनट बाकी थे। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और गले में अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपना हाथ स्कर्ट की जेब में डाला और उंगलियों से अलगीर की दी हुई चाबी को टटोला। एक पल के लिए वो झिझकी, फिर सीढ़ियों की ओर एक आखिरी नज़र डाली और तेज़ कदमों से सकरे गलियारे में चलकर बाईं ओर मुड़ी और वनासी की तिजोरी की तरफ बढ़ गई। तिजोरी के ठीक सामने खड़े होते ही उसे पूरी शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कितना खतरनाक खेल खेल रही है। कोई भी कभी भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसकी डेस्क तक चुपचाप आ सकता था। जहां वो अभी खड़ी थी वहां से उसे अपनी डेस्क दिखाई नहीं दे रही थी।
अगर कोई व्यक्ति उसे डेस्क पर ना पाकर उत्सुकता में गलियारे के मुहाने तक आ जाता तो वह उसे बनासी की तिजोरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता। उसने अपनी घड़ी देखी। 10 बज के 4 मिनट हो चुके थे। डोरिस ने उसे बताया था कि कोई भी ग्राहक इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर कोई आ गया तो उसे हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। पल भर के लिए ईरा की हिम्मत जवाब देने लगी और वो वापस अपनी डेस्क पर लौटने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी उसे जेस का ख्याल आया। वो जानती थी कि ये तिजोरी खोले बिना वो जेस के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर पाएगी। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से पहली चाबी ताले में डाली। चाबी घूम गई। फिर उसने अलगीर वाली नकली चाबी दूसरे ताले में डाली। वो थोड़ा अटकी, लेकिन ज़रा सी ताकत लगाने पे वो भी घूम गई। वो पसीने से तर हथेलियों के साथ वहीं बुत बनकर खड़ी रही और कानों को तेज़ करके किसी भी आहट को सुनने की कोशिश करने लगी। सब शांत था, लेकिन मान लो कोई ग्राहक उसकी डेस्क पे इंतज़ार कर रहा हो तो वो क्या करेगा? गार्डों को ये बताने से पहले वो अपनी सीट पर नहीं है, वो कितनी देर इंतज़ार करेगा? उसे तसल्ली करनी ही थी। दबे पांव गलियारे के अंत तक दौड़ते हुए उसने कोने से अपनी डेस्क की तरफ झांका। शुक्र है वहाँ कोई नहीं था। ऊपर से उसे गार्डों के जूतों की धीमी आहट और कहीं दूर टाइपराइटरों की खटखटाहट सुनाई दे रही थी। वो अभी भी सुरक्षित थी। उसने अपनी पसीने से भीगी हथेलियों को स्कर्ट से पोंछा और एक गहरी सांस लेकर वापस वानासी की तिजोरी की तरफ लपकी। उसने दरवाज़ा खोला। भीतर करीने से रखे 100 डॉलरों के नोटों के ढेर देखकर उसका हलक सूख गया। कांपते हाथों से उसने भीतर हाथ डालकर एक पैकेट निकाला। इस एक पैकेट में 25 नोट थे, यानी पूरे 2500 डॉलर। पूरी ज़िंदगी में उसने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे, लेकिन जेस के साथ नई शुरुआत करने और किराए आदि के लिए ये काफ़ी नहीं थे। उसने एक और पैकेट निकाला, फिर अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर खींचकर दोनों पैकेट अपनी कमरबंद में खोस लिए। उसने जानबूझकर आज कमरबंद वाली ढीली ढाली प्लेटेड स्कर्ट पहनी थी। नोटों को ठीक से सेट करने में उसे कुछ पल लगे। जब उसे तसल्ली हो गई कि नोट गिरेंगे नहीं तो उसने स्कर्ट ठीक की और वापस तिजोरी की तरफ मुड़ी। अब उसे बचे हुए पैसों में से जितने हो सके अलगीर की तिजोरी तक पहुंचाना था। पैसा बहुत ज़्यादा था। उसे कम से कम 3 चक्कर लगाने पड़े। एक पल के लिए उसका साहस जवाब देने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपनी उंगलियों में जितने पैकेट समा सकते थे उतने पकड़ लिए। उसने उन्हें फर्श पर एक के ऊपर एक रखा और दोबारा तिजोरी में हाथ डाला। जैसे ही उसने और पैकेट पकड़े उसे कदमों की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए वो दहशत से सुन्न हो गई। वो दीवार से जा चिपकी। दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई और पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। पैसों को फर्श पर ही बिखरा छोड़कर और तिजोरी का दरवाज़ा खुला छोड़ वो बेतहाशा गलियारे में भागी। गलियारे के मोड़ पे पहुंचकर वो अपनी डेस्क की ओर जाने वाले रास्ते पे आ गई। उसकी डेस्क के पास खड़े होकर उसकी ओर प्रश्नवाचक और कुछ असहमति भरी नज़रों से उसे देखते हुए मेल डेवन खड़े थे। वो जहाँ थी वहीं जम गई। उसके दिमाग में बस वही खुला हुआ सेफ और फर्श पर बिखरे नोट नाच रहे थे। मेल को केवल 10 कदम और चलना था और वो सब कुछ देख लेते, और वो तो पहले ही उसकी दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। चेहरे पे सामान्य भाव लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश करते हुए उसने अपनी घबराहट को दबाया और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी। ओह हेलो पापा, उसने खुद को कहते हुए सुना। उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। मेल रुक गए और उसके पास आने का इंतज़ार करने लगे। क्या कर रही हो? उन्होंने गौर से उसे देखते हुए पूछा। कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर लांजा दोपहर में आने वाले हैं। मैं बस ये चेक कर रही थी कि मुझे उनकी तिजोरी मिल जाए। उसने बड़ी होशियारी से झूठ बोला और इतनी जल्दी बहाना सूझने पर खुद ही हैरान रह गई। ओह, मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गई। उन्होंने फिर से उसे ध्यान से देखा। सच में सब ठीक है ना? तुम बहुत पीली सी लग रही हो। नहीं, सब कुछ ठीक है पापा। वो उनके पास से गुजरकर अपनी डेस्क की तरफ चली गई। मेल मुड़े और उसके पीछे पीछे आ गए। नोरेना, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो झुंझुलाकर मुड़ी। अरे बस करो ना पापा, सच सुनना है। मुझे वो लड़कियों वाले ख़ास दिन शुरू हो गए हैं। इन दिनों में मैं हमेशा ऐसी ही दिखती हूँ। मेल थोड़ा चौंके और शर्मिंदा होकर आगंतुकों के रजिस्टर की ओर देखने का नाटक करने लगे। माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई। क्या कोई कस्टमर आया था? नहीं।
क्या तुम्हें लांजा का सेफ मिल गया? जी हाँ। वो अपनी कुर्सी पे बैठ गई, दराज खोला और काम का दिखावा करने के लिए कुछ कागज़ निकाल लिए। आपको अगर और कुछ काम नहीं है पापा तो मुझे काम करना है, मुझे ये सब चेक करना है। ओह, मैं तो बस राउंड पे निकला था, मुझे चीज़ें व्यवस्थित देखना पसंद है। तुम काम करो। ये कहते हुए वो मुड़े और अनजाने में उसी सकरी गली की ओर बढ़ने लगे जो वनासी की तिजोरी की तरफ जाती थी। पापा! उसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ और तीखी निकली। मैल घूम गए। हाँ? ईरा का दिमाग तेज़ी से दौड़ा। उसे उन्हें रोकने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें वनासी के सेफ से दूर रख सके। मैं जॉय एंसली से कब मिलूंगी? और यहाँ उसका दाव सही पड़ गया। जॉय एंसली का नाम सुनते ही मेल के चेहरे पे आश्चर्य और खुशी की चमक आ गई। मुझे तो लगा था तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, उन्होंने वापस डेस्क की ओर जाते हुए कहा। हाँ, मैं मिलना चाहूँगी, अगर वो मुझसे मिलना चाहें। हाँ हाँ, वो भी चाहती है। हम अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। आज रात हम साथ डिनर कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं आ जाती? ठीक है पापा। ईरा ने अपनी मेज़ के किनारे पे उंगलियां फेरते हुए पूछा। आप उससे प्यार करते हैं, है ना? मैं उसे बहुत लंबे वक्त से जानता हूँ, मैल ने नपे-तुले शब्दों में कहा। क्या आप उससे शादी करने वाले हैं? मैल ने उसे घूर कर देखा। ईरा उनकी ओर नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्यान अपनी बातों से ज़्यादा हाथ में पड़े पेपर वेट पे था। क्या आप करेंगे? अब उसने ऊपर देखा। मेरी अपनी निजी जिंदगी है ईरा, और तुम्हारी अपनी। मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? नोरेना, मेल ने मेज़ के कोने पे बैठते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो, मेरा घर अब तुम्हारा घर है। अगर मैं जोए से शादी कर लूँ और वो हमारे साथ रहने आ जाए तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो आप शादी करने की सोच रहे हैं? तुम्हारी माँ के जाने के बाद हाँ, मैं सोच रहा हूँ। मैं 16 साल से अकेला हूँ, लेकिन क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? जी नहीं। मैल ने उसके भावहीन चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। पक्का? मैं जो कहती हूँ वही मेरा मतलब होता है। मैंने अगर नहीं कहा तो मतलब नहीं है। नोरेना, तुम्हें वो पसंद आएगी, तुम्हें एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए होंगी, ये बात साफ रहनी चाहिए। मैं तो एक दिन शादी करके चली ही जाऊंगी, तब आपको उनकी ज़रूरत होगी। बेहतर होगा कि आप ये कर ही लें। मैं किसी आदमी के लिए इतना इंतज़ार नहीं करती जितना उन्होंने आपके लिए किया है। तुम्हें अपनी बात साफ साफ कहने में कोई झिझक नहीं होती नोरेना, है ना? झिझक होनी ही क्यों चाहिए? मैल हंस पड़े। अच्छा, तो आज रात तय रहा। जॉय से मिलने के बाद हम फिर बात करेंगे। ईरा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उससे शादी कर लीजिए, अगर नहीं तो उसे बता दीजिए और जाने दीजिए। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। ईरा ने रिसीवर उठाया। मुझे लगा मिस्टर डेविन आपके पास है मिस डेविन, ऑपरेटर ने कहा। मिस्टर गोल्डसैंड उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ईरा ने राहत की एक गहरी सांस ली। पापा, आपको आपके ऑफिस में बुलाया जा रहा है, उसने रिसीवर रखते हुए कहा। मिस्टर गोल्डसैंड आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओह हाँ, ठीक है, घर पे मिलते हैं, मैल ने कहा और तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर बेसमेंट से बाहर निकल गए। जैसे ही वे नज़रों से ओझल हुए, ईरा अपनी सीट से उछली और वनासी की तिजोरी की तरफ भागी। उसने फर्श पर बिखरे पैसों के पैकेट उठाए और उन्हें वापस तिजोरी में ठूस दिया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, ताला लगाया और चाबियां निकालकर वापस अपनी डेस्क पर लौट आई। वो कुछ मिनट तक बुत बनी बैठी रही, अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश करती रही। फिर आश्वस्त होने पर कि कोई नहीं आ रहा, उसने अपना हैंडबैग खोला, स्कर्ट ऊपर की और कमरबंद में छिपाए दोनों पैकेट निकालकर बैग में छिपा दिए। फिर बैग को दराज में रख दिया। 11 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे जब अलगीर ने गार्डों को अपना पास दिखाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। आखिरकार, वो सोच रहा था, मेरी गरीबी के दिन ख़त्म हुए। लेकिन जैसे ही उसने ईरा का पीला और तनावग्रस्त चेहरा देखा, वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? उसने पास आकर दबी हुई और गुस्सैल आवाज़ में पूछा। चाबी काम नहीं कर रही क्या? चाबी ठीक है। वो उठी और डेस्क के सामने आ गई। मैं बस अभी पकड़े जाने से बची हूँ, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे अंदर जिगरा नहीं है? अलगीर गुर्राया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास बंद करो। तुम और टिकी दोनों पागल थे जो सोचा कि मैं ये अकेले कर लूँगी, और मैं भी पागल थी जो इसके लिए राज़ी हो गई। वनासी की तिजोरी एकदम कोने में है।
जब मैं उसे खाली कर रही होती हूँ तो कोई भी नीचे आ सकता है और मुझे कानों कान खबर नहीं होगी। डेवन अभी नीचे आई थी। उन्होंने मुझे लगभग रंगे हाथों पकड़ ही लिया था। पैसे ज़मीन पे पड़े थे और तिजोरी का दरवाज़ा खुला था। अलगीर को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई। ईरा की हालत बता रही थी कि वह सचमुच डरी हुई है। यह टिकी का आइडिया था। उसने ज़मीनी हकीकत पर गौर नहीं किया था। तुम सही कह रही हो। मैं देख सकता हूँ कि यह अकेले का काम नहीं है। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ। तुम यहाँ पहरा दो, मैं काम करता हूँ। चाबियाँ कहाँ है? ईरा ने चाबियाँ उसे थमा दी। तिजोरी कहाँ है? उस गलियारे में बाईं और पहली, नंबर A472। अगर कोई नीचे आ जाए तो बस इसे ज़मीन पे गिरा देना। उसने मेज़ पे रखी तांबे की भारी एस्ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहा। समझी? ईरा ने सिर हिलाया। माल ज़्यादा है क्या? जितना तुम उठा सकोगे उससे कहीं ज़्यादा। तुम्हें ताज्जुब होगा कि जब बात पैसों की हो तो मैं कितना भी बोझ उठा सकता हूँ, अलगीर ने कहा और तेज़ी से वनासी की तिजोरी की तरफ बढ़ गया। अध्याय 6। चांदनी रात के सन्नाटे में ईरा अपनी खुली आंखों से छत को घूर रही थी। नींद उसका साथ छोड़ चुकी थी। खिड़की से छनकर आती दूधिया रोशनी कालीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी, जबकि दूर घड़ी की टनटन ने आधी रात की खामोशी को और भी गहरा कर दिया। उसका मन एक कड़वे सच के बोझ तले दबा था। न्यूयॉर्क की गलियों में हाथ की सफाई दिखाने वाली वो लड़की अब एक पेशेवर अपराधी बन चुकी थी। वो जानती थी कि अब दांव पर उसकी आज़ादी ही नहीं, पूरी ज़िंदगी थी। वनासी की तिजोरी के पास आज जो कुछ हुआ, उस खौफ ने और साथ ही साथ अगर मेल ने देख लिया होता, इस विचार ने उसके भीतर एक अनजानी शर्म भर दी थी। ये एहसास उसके लिए नया था और किसी जहर की तरह उसे भीतर ही भीतर काट रहा था। पिछले कुछ हफ्तों ने उसे भीतर से बदल दिया था। मेल का सुरक्षात्मक साया और निस्वार्थ स्नेह ईरा के सख्त आवरण को पिघला रहा था। वो ना चाहते हुए भी इस सम्मानित और अनुशासित जीवन की आदी होती जा रही थी। वो महसूस कर रही थी कि वो कोमल पड़ रही है, जो उसकी दुनिया में कमज़ोरी की सबसे बड़ी निशानी थी। बिस्तर पे करवट बदलती ईरा को जॉय एंसली के साथ बिताई शाम याद आई। उसने अपने दिल में नफ़रत की दीवार खड़ी की थी, लेकिन बीच क्लब के उस जादुई माहौल, संगीत और जॉय के अपनेपन ने उस दीवार को ढहा दिया था। पर सबसे गहरा असर जज एंसली ने डाला था। जिस कानून से वो हमेशा भागती रही, उसी के एक बुजुर्ग रखवाले की आंखों में उसे असीम शांति और दया दिखाई दी थी। चाय पर आने का वो न्योता अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसने उस वक्त रूखेपन से मना तो कर दिया, लेकिन इस तन्हा रात में उसका मन अब भी उस वात्सल्य की छाँव में लौटने को तड़प रहा था। नहीं, मुझे मजबूत रहना होगा, उसने खुद को झकझोरा। जैस आने वाला है। जैस का ख्याल आते ही उसकी धड़कनें फिर तेज़ हो गईं। दोपहर में कांपते हाथों से भेजे गए $500 और पत्र। क्या जस वफादार रहेगा या पैसे लेके गायब हो जाएगा? इस डर और घबराहट से बचने के लिए उसने अपना ध्यान मिस्टर लाजा पे केंद्रित किया। वो बदतमीज़ टैक्सन, जिसने न केवल अभद्रता की थी बल्कि अपनी हदें पार करने की कोशिश भी की थी। भले ही ईरा उस वक्त उसकी तिजोरी के भीतर नहीं झांक पाई हो, लेकिन उसने अपनी जीत दर्ज कर ली थी। उसकी चाबी का अक्स अब पुट्टी पे कैद था। भावनाएं अपनी जगह थी, लेकिन उसका असली खेल अभी जारी था। तीसरा ग्राहक मिस्टर रॉस एक लंबा और सांवला यहूदी था, जिसकी ठहरी हुई सी आंखों में गज़ब की तीक्ष्णता थी। उसकी तिजोरी की चाबी पतलून के बटन से जुड़ी एक लंबी सोने की चेन में झूलती थी। ईरा की छठी इंद्री ने उसे तुरंत चेतावनी दे दी थी। ये आदमी अपनी चाबी किसी को नहीं सौंपेगा। उसने समझदारी इसी में मानी कि उससे चाबी लेने का कोई प्रयास ही ना किया जाए। खैर, उसने मन ही मन सोचा, 3 में से 2 एवरेज बुरी नहीं है। एड्रेस के पास उसकी शिकायत की कोई वजह नहीं होगी। बैंक से निकलने के बाद वो सड़क के पार कॉफ़ी बार में गई और अलगीर को लांजा की चाबी का सांचा थमा दिया। अलगीर ने कहा, मैं 11 बजे आऊँगा। टिकी से अभी मुलाकात नहीं हुई। कल शाम 6 बजे हम उससे घर पे मिलेंगे और माल का बंटवारा करेंगे। वनासी के हिस्से में लगभग $50,000 हैं। बस अफसोस है कि तुम्हें रॉस की चाबी नहीं मिली। उसकी तिजोरी ज़रूर लबालब भरी होगी। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ईरा ने रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन जब वो अपनी कार की तरफ लौटी तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि वो रॉस का काम नहीं कर पाई। अब चांदनी में नहाई छत को घूरते हुए वो खुद से सवाल कर रही थी, मैं खुश क्यों थी? और एक बात जो अब उसे समझ आ रही थी, अलगीर के मुंह से $50,000 की बात सुनकर भी उसे कोई रोमांच महसूस नहीं हुआ था, जबकि 6 हफ्ते पहले इतनी बड़ी रकम का जिक्र ही उसे खुशी से पागल कर देता। अचानक उसे अपनी बेरुखी की वजह समझ में आ गई। उसे अब पैसों की भूख नहीं थी। उसे वो सब मिल चुका था जिसके लिए वो ताउम्र तरसती रही थी। सुरक्षा, रुतबा, एक घर, अपनी गाड़ी और सबसे बढ़कर एक पिता का साया।
ये सब उसने बिना कोई जोखिम उठाए हासिल किया था। शायद ही किसी को भनक लगती कि वो असली नोरेना डेवन नहीं है, लेकिन अगर वो बैंक लूटती रही तो आज नहीं तो कल उसका राज खुल सकता था, और तब वो सब कुछ खो देती। घबराहट में वो बिस्तर पे आधी उठ बैठी। अगर मैं अब रुक जाऊं तो, उसने सोचा, अगर मैं टिकी से कह दूं कि मुझे अब और चाबियां नहीं मिल पा रही। लेकिन तभी उसे उस बौने टिकी की आंखों में देखी गई वो सर्द क्रूरता याद आ गई जब उसने ईरा को चिताया था। उसे कम आंकना बेवकूफ़ी होगी, वो ख़तरनाक था। उसे इस जाल से निकलने के लिए बहुत संभल कर चाल चलनी होगी। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। शायद सबसे आसान रास्ता यही है कि वो मेल को मना ले और अपना तबादला वापस लेखा विभाग में करवा ले। अगर उसकी जगह ही बदल गई तो टिकी के पास बहस करने का कोई आधार ही नहीं बचेगा। काफ़ी उधेड़-बुन के बाद आखिरकार उसने तय किया कि जेस के आने तक वो कोई कदम नहीं उठाएगी। जेस की मौजूदगी ही उसे वो सुरक्षा और हिम्मत देगी जिसकी उसे इस वक्त सख्त ज़रूरत थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि जेस को टिकी और अलगीर जैसे ख़तरों से निपटना बाखूबी आता है। उसकी योजना अब साफ थी। हफ्ते के आखिर में वो मेल से गुजारिश करेगी कि उसे तिजोरी वाले विभाग से हटा दिया जाए, और तब तक बचे हुए 2 दिन वो बस नाकाम होने का नाटक करेगी, ये जताते हुए कि अब और चाबियां उसके हाथ नहीं लग रही। इस फैसले ने उसके मन में चल रहे तूफान को शांत कर दिया। एक गहरी तसल्ली के साथ, जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो, उसने करवट बदली और अपनी थकी हुई आंखों को मूंद लिया। नींद अब उसे अपने आगोश में लेने के लिए तैयार थी। अगला दृश्य। अगली सुबह घड़ी की सुइयां 11 को छूने ही वाली थी जब अलगीर तहखाने की सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। ईरा, जो अभी अभी एक ग्राहक को उसकी तिजोरी तक छोड़कर लौटी थी, उसे देख के ठिठक गई। अलगीर एक नए क्रीम रंग के सूट और फैंसी भूसे की टोपी में किसी रईस की तरह लग रहा था। उसके ये सब ठाट बाट देखकर ईरा के मन में अजीब सी बेचैनी हुई। वो अभी से उस दौलत का प्रदर्शन कर रहा था जो अभी उसके हाथ भी नहीं लगी थी। ये लापरवाही खतरनाक थी, कहीं ये दिखावा उसका भांडा ना फोड़ दे। हेलो। अलगीर की मुस्कान में ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही वो करीब आया, विस्की की तीखी गंध ने ईरा को बता दिया कि वो दिन चढ़ते ही नशे में है। चलो शुरू करते हैं बेबी, उसने अपना ब्रीफ केस हवा में लहराते हुए कहा। अपनी आवाज़ नीचे रखो, ईरा ने दबी हुई लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम गई। यहाँ नीचे 3 और ग्राहक हैं, किसे परवाह है? उन्हें क्या पता कि मेरा लॉकर कौन सा है? चलो जान, जल्दी करो। ईरा एक सकरे गलियारे से होते हुए अलगीर को लांजा के लॉकर तक ले गई। लो, अलगीर ने ताला खोलते हुए कहा। अब तुम अपनी डेस्क पे जाओ। ईरा वहाँ से हट गई। जब अलगीर ने जेब से वो नकली चाबी निकाली जो कल रात की मेहनत का नतीजा थी, तब तक ईरा अपनी जगह लौट चुकी थी। उसने खुद को बिजी रखने के लिए एक और ग्राहक को अटेंड किया। जब वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठी तो उसने अलगीर को उस गलियारे से बाहर आते देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में एक घिनौनी वहशियाना चमक थी। क्या हुआ? ईरा ने उसके हाव भाव भांपते हुए पूछा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो दांत पीसते हुए गुर्राया। सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं उसमें, स्टॉक कूपन और शेयर सर्टिफिकेट। सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अलगीर के गुस्से के विपरीत ईरा के भीतर अनजाने ही राहत की एक शीतल लहर दौड़ गई। चोरी नाकाम हुई, मतलब खतरा टला। ये गलती मेरी नहीं है, उसने सफाई दी। मुझे परवाह नहीं, लंच तक मुझे एक और तगड़ा शिकार चाहिए। मैं सामने वाले बार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने अल्टीमेटम सा दिया। मैं कोशिश करूँगी, ईरा ने कहा। कोशिश से काम नहीं चलेगा जानू, काम पक्का होना चाहिए। वो उसे एक डरावनी नज़र से घूरता हुआ पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। ईरा अपनी कुर्सी पे धम से बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। ये घबराहट, ये डर, ये सब इस बात का सबूत था कि वो कितनी बदल चुकी है। ये उसके कोमल पड़ने की निशानी थी। अभी 1 महीना पहले तक अगर अलगीर उसे इस तरह धमकाता तो वो उसके मुंह पे थूक देती, लेकिन आज उसके गुस्से से भरे चेहरे ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो जानती थी कि वो कमज़ोर पड़ रही है और इस दुनिया में कमज़ोरों की कोई जगह नहीं होती। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे याद आया कि डेस्क की एक दराज में उन खाली तिजोरियों की चाबियां पड़ी थी जो नए ग्राहकों का इंतज़ार कर रही थी। यही उसका बचाव था। वो उनमें से 3-4 की छाप ले लेगी। ये अलगीर को व्यस्त रखने के लिए काफ़ी होगा। आखिर उसे कैसे पता चलेगा कि तिजोरी भरी है या खाली? ये एक जुआ था, लेकिन इस वक्त उसके पास यही चाल बची थी। दोपहर में जब वो कॉफ़ी बार में दाखिल हुई तो अलगीर अपनी पुरानी मेज़ पे बैठा मिला।
उसे देखते ही वो स्प्रिंग की तरह उछल के खड़ा हो गया। कुछ हाथ लगा? उसकी आवाज़ में बेसब्री और लालच साफ झलक रहा था। ईरा ने सिर हिलाया। हाँ, 2, उसने संक्षेप में कहा और माचिस का वो छोटा सा डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया जिसमें खाली तिजोरियों की नकली चाबियों की छाप कैद थी। ये किसके हैं? मिस्टर क्विकशैंक और मिसेस रिडलैंडर। झूठ उसके होठों से मक्खन की तरह फिसला। उसने ये नाम उसी पल गढ़े थे। दोनों मालदार पार्टी हैं और आज रात ही शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्या तुमने भीतर झांक के देखा? अलगीर की आंखों में शक की सुई थी। नहीं। अलगीर उसे कुछ इस तरह घूर रहा था जैसे उसकी रूह को पढ़ लेना चाहता हो। ईरा ने अपनी घबराहट को दबाया और उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। तो फिर तुम्हें ये इंप्रेशन कैसे मिले? उन्होंने मुझे तिजोरी का बक्सा निकालने की इजाज़त दी थी, ढक्कन खोलने की नहीं। उसने सफाई दी। सेटिस्फाई हो अब? खैर छोड़ो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इनमें से उस कमीने लांजा से ज़्यादा माल निकले। अगर तिजोरियां खाली हुई तो मैं क्या करूं? ईरा झुंझला उठी। मैं वही करती हूं जो टिकी कहता है। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। अलगीर ने पल भर के लिए ईरा को आंका, फिर हताशा में हाथ झटक दिया। ये पुराना बहाना है, शाम 6 बजे टिकी के घर पे मिलना। और वो उसे धक्का देते हुए कैफ़े से बाहर निकल गया। ईरा वहीं जमी रह गई। टिकी के अपार्टमेंट में जाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था, लेकिन ना जाने का अंजाम और भी बुरा हो सकता था। आज वनासी की लूट का बंटवारा जो होना था, वो सोच रही थी। वो अपने हिस्से का क्या करेगी? उसका मन गवाही नहीं दे रहा था। अगर मुमकिन होता तो वह चुपके से पैसे वापस वनासी की तिजोरी में रख देती, लेकिन चाबी अब अलगीर के पास थी। उसने तय किया कि वो टिकी से ही अपना हिस्सा रखने को कहेगी, ये बहाना बनाकर कि उसके पास छिपाने की सुरक्षित जगह नहीं है। कल को अगर कोई बात बिगड़ी तो कम से कम वो ये साबित तो कर पाएगी कि उसने पाप की कमाई को हाथ तक नहीं लगाया था। शाम को 6 बजे जब वो बोझिल कदमों से बैंक से निकल रही थी, तभी उसने मेल को लॉबी पार करते देखा। उसे देखते ही मेल के चेहरे पे एक स्नेही मुस्कान तैर गई। आज का दिन कैसा रहा? उसने ईरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे लेकर स्टाफ पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। उसका स्पर्श हमेशा की तरह आश्वस्त करने वाला था। बस ठीक ही था डैड, ईरा ने बुझे मन से कहा। तुम्हारी आवाज़ में जोश नहीं है। मेल ने उसकी तरफ गौर से देखा। ईरा ने बस कंधे उचका दिए। क्या तुम वहाँ रह के ऊब रही हो? अगर ऐसा है तो फिक्र मत करो, बस 2 हफ्ते और, फिर सब ठीक हो जाएगा। ईरा के कदम ठिठक गए। वो सन्न रह गई। 2 हफ्ते? लेकिन मैं वहाँ इतने लंबे वक्त तक नहीं रह सकती। मैंने तो सोचा था कि इस हफ्ते के आखिर तक मैं वापस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ जाऊंगी। मेल ने उसे समझाया। नोरेना, तुम्हें जिम्मेदारी समझनी होगी। मिस किर्बी 2 महीने तक नहीं आने वाली। क्रॉसर का मानना है कि यह बदलाव का अच्छा मौका है। हम न्यूयॉर्क से एक नया क्लर्क बुला रहे हैं, लेकिन वो महीने के आखिर से पहले नहीं आ पाएगा। तब तक ये किला तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ईरा विरोध करना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मेल की आंखों में एक उम्मीद देखकर वो चुप रह गई। आफ्टर ऑल नोरेना, तुम ही तो वहाँ जाना चाहती थी, मेल ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। मैंने आगाह किया था कि तुम बोर हो जाओगी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, 2 और हफ्ते। उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। वो टिकी और अलगीर को 2 हफ्ते तक अंधेरे में नहीं रख सकती थी। ये नामुमकिन था, लेकिन वो मेल को मना भी नहीं कर सकती थी। तभी उसे दोपहर में मिले टेलीग्राम की याद आई। जेस आज रात ही आ रहा था। जेस के होते हुए वो सुरक्षित रहेगी। इस विचार ने उसे डूबने से बचा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और कंधे उचका दिए। ओह हाँ, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। वेरी गुड, मैं जॉय से मिलने जा रहा हूँ। मेल की आंखों में एक नई चमक थी। मैं आज उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ नोरेना। क्या तुम मेरे साथ आकर जज का साथ देना चाहोगी? ईरा ने धीरे से सिर हिलाया। आज रात नहीं पापा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। वो अपनी कार की तरफ बढ़ी, फिर रुकी और पलटकर उनकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक अनकही भावना थी। ब्लेसिंग्स डैड। मेल वहीं खड़ा उसे कार में बैठते और ओझल होते देखता रहा। उसने राहत की गहरी सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक हो रहा है। वो ना सिर्फ शांत हो रही थी, बल्कि धीरे धीरे अपनी इस नई जिंदगी को स्वीकार भी कर रही थी। ईरा ने सिकोम्बे की ओर गाड़ी दौड़ाई, लेकिन उसकी सांसें रफ्तार से होड़ ले रही थी। एड्रिस के अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर पहुंचकर जब उसने कार रोकी तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब है। लिफ्ट उसे ऊपर ले जा रही थी और वो खुद को तसल्ली दे रही थी। डरने की कोई बात नहीं, मुसीबत तो कल आएगी जब बलगीर को खाली तिजोरियों का पता चलेगा। तब तक जेस आ जाएगा। एड्रिस के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी।
उसकी छठी इंद्री खतरे की घंटी बजा रही थी। एक पल की झिझक के बाद उसने दांत भींचे और घंटी बजा दी। दरवाज़ा झटके से खुला। सामने एड्रिस खड़ा था, चेहरा पीला और आंखें कांच की तरह सर्द और भावहीन। तो तुम आ गईं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। देर कर दी, अंदर आओ। ईरा की नज़र उसके कंधे के ऊपर से भीतर गई। अलगीर खिड़की के पास खड़ा था, हाथ जेब में थे और होंठों के कोने में दबी सिगरेट। उसका पोस्चर बता रहा था कि वो किसी हमले के लिए तैयार है। अंदर आओ, एड्रिस ने दोबारा कहा। इस बार उसकी आवाज़ में अधीरता थी। ईरा भीतर दाखिल हुई। जैसे ही एड्रिस ने दरवाज़ा बंद कर चाबी घुमाई, उस क्लिक की आवाज़ ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। वो कमरे के बीचों बीच जाकर रुक गई। अचानक ही पिछले कुछ हफ्तों की उसकी कोमलता और उसका वो सम्मानित जीवन का नकाब सब उतर गया। वो वापस उसी ब्रुकलिन की गली की शेरनी बन गई, जो खतरे को सूंघते ही शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन जाती थी। डर अब गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ठंडे संकल्प ने ले ली थी। वो तेज़ कदमों से दीवार तक गई, अपनी पीठ सुरक्षित की और फिर उन दोनों का सामना किया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। ठीक है कमीनी, अलगीर गुर्राया। उसकी आवाज़ में नफ़रत और गुस्सा खौल रहा था। तेरी चालाकी का हिसाब चुकाना होगा। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुझे सबक सिखाने का। आज तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगा। वो अपनी बेल्ट का बक्कल खोलने लगा। ईरा की नज़रें बिजली की तरह घूमीं और पास पड़ी भारी क्रिस्टल एस्ट्रे पर टिक गईं। जैसे ही अलगीर ने बेल्ट खींची, ईरा ने एस्ट्रे उठा ली। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना कमीने। ईरा की आवाज़ स्थिर और बर्फीली थी। तो ये एस्ट्रे खिड़की से बाहर जाएगी। फिर जब पुलिस आएगी तो अपना शौक पूरा कर लेना। रुक जाओ अलगीर, एड्रिस ने अलगीर को डांटा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं संभालूंगा। अलगीर ठिठका, ईरा को घूरता रहा, फिर झुंझुलाकर बेल्ट सोफे पर दे मारी और बुदबुदाता हुआ बैठ गया। बैठ जाओ ईरा, एड्रिस ने अपनी कुर्सी पर जमते हुए कहा। फिली बॉय, तुम भी शांत हो जाओ। ईरा ने एस्ट्रे कसकर पकड़े रखी और दीवार से सटी एक सीधी कुर्सी पर बैठ गई। उसका गला सूख रहा था। क्या गलती हुई? उसे अलगीर के गुस्से से ज़्यादा एड्रिस की इस खामोशी से डर लग रहा था। ये शांति तूफान से पहले वाली शांति लग रही थी। एड्रिस ने ईरा को एक भेदक नज़र से देखा। मुझे लगा था तुम होशियार हो, उसने धीमी खतरनाक आवाज़ में कहा, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ निकली कि ऐसे नाम गढ़े जिनका अस्तित्व ही नहीं है। मिस्टर क्रुइकशैंक और मिसेस रिडलैंडर का बैंक में कोई खाता नहीं है। मैंने चेक कर लिया है। ईरा का चेहरा सपाट रहा, लेकिन वह अंदर से हिल गई। फुद्दूपना हो गया मुझसे, उसने सोचा। उसे कैसे पता चला कि ये बोना इतना सतर्क है? अब क्या इरादा है? एड्रिस ने पूछा। क्या तुम्हें यह भी पता था कि लांजा की तिजोरी खाली होगी? नहीं, मुझे नहीं पता था। और वो 2 चाबियां जो तुमने फिल को दी, वो किसकी हैं? अब झूठ का कोई फ़ायदा नहीं था। यह आर पार की लड़ाई थी। किसी की नहीं, ईरा ने सच उगल दिया। वे खाली तिजोरियां हैं। अलगीर गालियां बकता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन एड्रिस ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हिम्मत जवाब दे गई ईरा। एड्रिस की आंखों में शैतानी चमक थी। बस बहुत हो गया, ईरा ने कहा। मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। अपनी जेबें भरने के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। मुझे शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ईरा, तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो, बस तुम्हें अभी पता नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इस काम से आउट हूँ। मुझे इस कुतिया को ठीक करने दो एड्रिस, अलगीर फिर भड़का। चुप रहो, एड्रिस चिल्लाया। फिर ईरा की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ अब रेशम की तरह मुलायम लेकिन जहर बुझी थी। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया है ना ईरा? घर, पैसा, इज्जत और एक अदद बाप। अब तुम्हें पैसों की भूख नहीं रही। हाँ, बस यही बात है, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, टिकी। क्या वाकई? एड्रिस के होठों पे एक क्रूर मुस्कान तैर गई। लेकिन मुझे अभी अपना हिस्सा नहीं मिला जान। तो ले लो अपना हिस्सा, लेकिन मुझे बख्श दो। नहीं, तुम इसमें शामिल रहोगी। ईरा खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। अगर रोकने की कोशिश की तो ये एस्ट्रे खिड़की के बाहर होगी। अरे रुको जान, एड्रिस ने उसे टोका। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्यों नहीं जाओगी। तुम डेवन को पसंद करती हो, है ना? ईरा बुत बनी खड़ी रही। क्या मतलब? एड्रिस हंसा। अरे छोड़ो,
क्या मुझे नहीं दिखता वह कितना अच्छा पापा है ना? तुम्हारे उस शराबी बाप से कितना अलग। ईरा को लगा जैसे किसी ने बर्फीला पानी उसके ऊपर डाल दिया हो। सोचो, एड्रिस ने आगे कहा, हर शब्द को चबाते हुए कहा, अगर तुम्हारा असली शराबी बाप बैंक में घुसकर तुम पे अपना हक जताए तो डेविन का क्या होगा? तुम्हें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा बेबी। और जब ये खबर उड़ेगी कि तुम डेविन की बेटी नहीं हो बल्कि साली हो और तुम दोनों हफ्तों से एक ही छत के नीचे रह रहे हो, इस शरीफ शहर में क्या तबाही मचेगी। फिर प्रेस आएगी, म्यूरियल के अतीत को खो देगी, डेविन की इज्जत, उसकी नौकरी, सब खत्म। तब ये खेल इतना मज़ेदार नहीं लगेगा, है ना बेबी डॉल? ईरा के पास कोई जवाब नहीं था, वो निशब्द थी। एड्रिस ने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। तो इस ड्रामे को ख़त्म करते हैं, एड्रिस ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। कल फिल को 2 असली चाबियां चाहिए, भरी हुई तिजोरियों की, वरना तुम जानती हो क्या होगा। और हाँ, काम पूरा होने तक अपना हिस्सा भूल जाओ। वैसे भी डेविन तुम्हारा खर्चा तो उठा ही रहा है। ईरा उसे घूर के देखती रही, बेबस, हारी हुई। उसने धीरे से एस्ट्रे रखी और बिना एक शब्द कहे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। एड्रिस ने अलगीर की ओर देखकर आंख मारी। हिंसा से काम नहीं चलता दोस्त। मैं गांधी जी का परम भक्त हूँ। अहिंसा परमो धर्मा। इसीलिए वकीलों वाले दिमाग से भी ज़्यादा दिमाग चलाता हूँ। वो बेवकूफ़ लड़की डेविन को चाहने लगी है। कल चाबियाँ मिल जाएंगी। शर्त लगाओगे? अगला दृश्य। मायामी हवाई अड्डे के आगमन केंद्र की ओर बढ़ते हुए ईरा की नज़र दीवार घड़ी पे पड़ी। सुइयां रात के 8:15 पर पहुंच चुकी थीं। जेस का विमान बस उतरने ही वाला था। एड्रिस के अपार्टमेंट से लेकर हवाई अड्डे तक के सफ़र में उसका दिमाग एक ही उलझन में फंसा हुआ था। इस जाल से कैसे निकला जाए? टिकी ने बहुत शातिर खेल खेला था। वो जानता था कि ईरा उसे फंसाए बिना खुद नहीं बच सकती। उस बौने ने यह भी भांप लिया था कि ईरा डेविन को सिर्फ एक मोहरे की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह देखने लगी है। डेविन की नौकरी जाने का ख्याल, उसके नए घर और इज्जत के बिखरने का डर उसे भीतर तक तोड़े दे रहा था। वो खुद को दिलासा देती रही, कोई रास्ता ज़रूर होगा। उसकी आखिरी उम्मीद अब जेस थी। जेस हमेशा से जुगाड़ू रहा है, शायद वो कोई तरकीब निकाल ले। हालांकि दिल के किसी कोने में उसे ये भी लग रहा था कि जेस के ज़्यादातर विचार बचपन की शरारतों जैसे होते थे, जो एड्रिस जैसे मंझे हुए अपराधी के सामने शायद ही टिक पाएं। फिर भी डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी था। अचानक पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर न्यूयॉर्क से आने वाली उड़ान की घोषणा गूंजी। ईरा खिड़की की तरफ लपकी। थोड़ी ही देर में रनवे पे एक विशाल विमान उतरता हुआ दिखा। चंद मिनटों की देरी के बाद यात्रियों का रेला आगमन द्वार की ओर बढ़ने लगा और तभी उसकी नज़र जेस पे पड़ी। उसे देखते ही ईरा का दिल बैठ गया। उसने जेस को कपड़ों के लिए अच्छे खासे पैसे भेजे थे, इस उम्मीद में कि वो थोड़ा संवर कर आएगा, लेकिन वो भूल गई थी कि जेस और सलीके का 36 का आंकड़ा है। वो अब भी वही घिसी पिटी नीली जीन्स और पुरानी काली लेदर जैकेट पहने था। उसके मैक्सिकन बूट फटे हुए थे और एड़ियाँ खिस चुकी थीं। कंधे पे वही गंदा नारंगी डफल बैग झूल रहा था। जेस, वही लंबा, पतला और बेडौल शरीर, सारस जैसी टांगें और बड़े बड़े लाल हाथ। उसके तेल में चिपके काले बाल कॉलर तक बढ़ आए थे और एक लट उसकी आंखों पे लटक रही थी। चेहरा बुरा नहीं था, अगर उसका मुंह इतना छोटा और पतला ना होता तो। उसके पीले गाल पे बोतल से वार का वो पुराना निशान अब भी साफ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो हफ्तों से नहाया ही ना हो। दाढ़ी बढ़ी हुई थी और पूरा हुलिया एक सड़क छाप आवारा जैसा था। ईरा उसे देखती रही। वो बड़े रौब से चल रहा था, अपने आसपास के सूट बूट वाले बिजनेसमैन और उनकी सलीकेदार पत्नियों से बेपरवाह। उन लोगों की नज़रों में जेस के लिए हिकारत थी और ईरा को एक ज़बरदस्त झटका लगा। क्या मैं सचमुच इस गंदे आवारा लड़के से प्यार करती थी? उसने खुद से पूछा। क्या ये वही जेस है जिसके लिए मैं दुनिया से लड़ती थी?
शर्मिंदगी की एक तेज़ लहर उसके बदन में दौड़ गई। उसका मन किया कि वह मुड़े और वहाँ से भाग जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेस आ चुका था। उसके पास ईरा का पता था। अगर वो नहीं मिली तो वो सीधा उसके घर पहुँच जाएगा। और मेल उसे देख के क्या सोचेगा? नहीं, उसे हर हाल में जेस को मेल से दूर रखना होगा। लेकिन उसे ले कहाँ जाए? इस हालत में तो उसे कहीं भी ले जाना मुसीबत को न्योता देना था। अचानक उसे मेल के बीच केबिन का ख्याल आया। वही सही रहेगा। वहाँ वो नहा धोकर इंसानों जैसा दिख सकेगा। मेल इतवार तक वहाँ नहीं जाने वाला था। वो धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ी। जेस च्युइंगम चबाता हुआ भीड़ को धक्के मारता बाहर निकला और रुक गया। ईरा ने एक गहरी सांस ली और उसके पास पहुंची। हेलो जेस, उसने संयत स्वर में कहा। तो आखिरकार तुम आ ही गए। पल भर के लिए जेस की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने ईरा को पहचाना ही ना हो। फिर उसकी नज़र ईरा पे जमी और वो हैरान रह गया। अरे बाप रे, उसने सीटी बजाते हुए कहा। देखो तो सही, तुमने तो काया पलट कर ली। हाँ, ईरा अपनी ऑफिस की ड्रेस में थी। सलीकेदार ग्रे ड्रेस, सफ़ेद कॉलर, काले नायलॉन मोजे और कोट शूज़। ये वही हुलिया था जिसे जेस गुलामी की वर्दी कहता था और जिससे उसे सख्त नफरत थी। ये सब तो महज एक दिखावा है। ईरा ने जल्दी से सफाई दी। चलो जेस, बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलो। क्यों? अगर ना चलूँ तो? जेस का पतला चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुमने मुझे इस तरह छोड़कर क्या सोचा था? मन तो कर रहा है एक मुक्के में तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। ईरा का सब्र टूट गया। ओ जेस, अब बड़े भी हो जाओ, क्या बचकानी बातें करते हो? वो उन सभ्य लोगों के बीच चिल्ला पड़ी। अगर तमीज़ नहीं सीख सकते तो वापस चले जाओ। वो मुड़ी और तेज़ कदमों से बाहर अपनी TR4 कार की तरफ बढ़ गई। जेस हक्का बक्का रह गया। ये तेवर उसके लिए नया था। वो अपना बैग संभालता हुआ उसके पीछे लपका। जब उसने ईरा की चमचमाती स्पोर्ट्स कार देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। यहूदा, उसने एक लंबी सांस खींची। चल क्या रहा है यहाँ? सच में तुम्हारी है ये? अंदर बैठो जेस, ईरा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जेस धप से बगल वाली सीट पर गिरा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। कार के बंद माहौल में उसके बदन की बासी पसीने और गंदगी की गंध ने ईरा का दम घोंट दिया। ये गंध उसे वापस उसी गंदी दुनिया में खींच ले गई जिससे वो भाग कर आई थी। शराबी पिता, सीलन भरे कमरे और खटमल। वो सिहर उठी। क्या तुम इसे चला लेती हो? जेस ने अविश्वास से डैशबोर्ड को घूरते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, जो की गाड़ी इससे दुगनी बड़ी थी, मैं तो वो भी चलाती थी। ईरा ने इंजन स्टार्ट किया। जेस ने सिर खुजलाया और उसके कॉलर पर डैंड्रफ की एक परत झड़ गई। इतना पैसा कहाँ से आया? उसने पूछा। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, ईरा ने कार को पार्किंग से निकालते हुए कहा। जेस का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ देख उसे अजीब सी तसल्ली हुई थी। तुम बताओ, मेरे जाने के बाद वहाँ क्या करते रहे? मैं क्या करूँगा? वो फिर उखड़ गया। वही जो मुझे पसंद है, यानी कुछ नहीं। ईरा को उस पर तरस और गुस्सा दोनों एक साथ आए। तुम बिल्कुल नहीं बदले जेस, उसने सोचा। वही नकारापन, वही बदतमीज़ी, लेकिन मैं बदल गई हूँ। प्रत्यक्ष में उसने बात बदलने के लिए पूछा। दोस्तों का क्या हाल है? तुम्हें उस घटिया गैंग से क्या लेना देना? बस वैसे ही पूछ रही हूँ। गैंग ठीक है, मुझे वापस जाना है। मेरे बिना उनका काम नहीं चलता। किसे परवाह है? दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती जेस। जेस अपनी सीट पे कुलबुलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो, कपड़े क्यों नहीं खरीदे? मैंने पैसे भेजे तो थे। मुझे कपड़ों की क्या ज़रूरत? पैराडाइज सिटी न्यूयॉर्क नहीं है। इस हुलिये में पुलिस तुम्हें देखते ही उठा लेगी। भाड़ में जाए पुलिस। पैसे कहाँ गए? जुए में उड़ा दिए? कुछ बचे हैं। तुम्हें क्या, मेरा पैसा है? ईरा ने कंधे उचका दिए। इस लड़के से उसे अब बोरियत होने लगी थी। उसने एक्सीलेटर दबाया और कार हाईवे 4A पे हवा से बातें करने लगी। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ रही थी, लेकिन स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए। पुलिस का सायरन इस वक्त आखिरी चीज़ थी जो उसे चाहिए थी। और तेज़ नहीं चल सकती क्या? जेस ने ताना मारा। लाओ, मैं सिखाता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं। ये काफ़ी तेज़ है, यहाँ कानून सख्त है।
जेस ने नाक सिकोड़ी और खिड़की से बाहर देखने लगा। हम जा कहाँ रहे हैं बेबी? एक ऐसी जगह जहाँ हम सुकून से बात कर सकें। जेस ने ईरा को तिरछी नज़रों से देखा। ये नई और आत्मविश्वास से भरी ईरा उसे समझ नहीं आ रही थी। वो हतप्रभ सा होकर एक सिगरेट सुलगाकर चुपचाप बैठ गया। समुद्र तट पर बने केबिन तक पहुंचने में उन्हें तेज़ रफ्तार में भी 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। बाहर अंधेरे का साम्राज्य था और समुद्र तट सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए था। केबिन चीड़ की लकड़ी से बना एक आलीशान 3 कमरों वाला ढांचा था जो ताड़ के पेड़ों की ओट में छिपा था। क्लब की रात होने के कारण तट पर कोई और नहीं था। सन्नाटा और अंधेरा दोनों ही इस जगह को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। लो, हम पहुंच गए, ईरा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। भूख लगी है क्या तुम्हें? जेस ने अविश्वास और संदेह से केबिन को घूरा। क्या हम इसमें सेंधमारी करने वाले हैं? मेरे पास चाबी है इसकी, ईरा ने कहा और दरवाज़ा खोलकर लाइट जला दी। जेस किसी जंगली बिल्ली की तरह दबे पांव लाउंज में दाखिल हुआ, जैसे किसी खतरे को भांप रहा हो। उसने फौरन खिड़कियों के पर्दे खींच दिए। वाओ, उसने सीटी बजाई। कमाल का अड्डा है। किसका है ये? कहानी का हिस्सा है, ईरा ने कहा। बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। फ्रिज से खाना निकालते वक्त ईरा उधेड़-बुन में थी। एड्रिस की योजना के बारे में जेस को कितना बताना ठीक होगा। उसने तय किया कि वो जोखिम को कम करके बताएगी, लेकिन मदद पाने के लिए बाकी सच बताना ज़रूरी था। उसे अब जेस को यहाँ लाने पे पछतावा हो रहा था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। खाने के दौरान उसने जेस को पूरी कहानी सुनाई। जेस बिना कुछ बोले भूखे भेड़िए की तरह ठंडा चिकन निगलता रहा। जब खाना खत्म हुआ तो वो कुर्सी पर पसर गया, होठों में सिगरेट दबाए चुपचाप सुनता रहा। बस यही बात है, ईरा ने बात खत्म की। मैं फंस गई हूँ, अब क्या करूँ? निकलना क्यों चाहती हो? जेस ने धुएं का चल्ला बनाते हुए पूछा। मुझे पैसों की अब ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इज्जत है, घर है, सब कुछ है। अगर मैं यही करती रही तो पकड़ी जाऊंगी और सब खो दूंगी। नौकरी से कितना मिल रहा है? 5,000 के करीब, ईरा ने झूठ बोला। एड्रिस ने यही वादा किया था। जेस की आंखों में लालच की चमक आ गई। और एड्रिस को कितना मिलेगा? शायद 20,000, पक्का नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो 20,000 के लिए इतना झंझट करेगा। ज़रूर माल ज़्यादा है, वे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ईरा झुंझला उठी। वे मुझे लूटें या कुछ भी करें, मुझे बस बाहर निकलना है। जेस, मुझे उनसे पीछे छुड़ाने में तुम्हारी मदद चाहिए। जेस ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लापरवाही से नाक कुरेदने लगा। जेस, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? श्श, चुप रहो, ज़रा मुझे सोचने दो। ईरा उसे घूर के रह गई। उसका वो गंदा तरीका उसे और भी घिनौना लग रहा था। क्या ये करना ज़रूरी है? उसने चिढ़कर पूछा। शट योर माउथ। जेस की आंखों में एक वहशियाना चमक थी। मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। उसने दूसरी सिगरेट सुलगा ली। एड्रिस का प्लान तो दमदार है। अगर तुम ये छोड़ना चाहती हो तो तुम पागल हो। ईरा ने एक गहरी हताश सांस ली। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन जेस, जेल जाने का खतरा। तुम्हें यह पहले क्यों नहीं सूझा? जेस ने उसे तीखी नज़रों से देखा। लालच था, बहक गई थी मैं। अब समझ आ गया है, मुझे जोखिम नहीं उठाना। तो फिर इसमें मेरा क्या फ़ायदा? जेस ने धुआं उगलते हुए कहा। तुम छोड़ दोगी तो मुझे धेला भी नहीं मिलेगा। तुम काम करती रहो, फिर हम हिस्सा बांट लेंगे। जेस, मेरी बात मानो, ये बहुत ख़तरनाक है। मैं तुम्हें डेवन से कुछ पैसे वैसे ही दिलवा दूंगी, $300-400। बकवास बंद करो, जेस भड़क गया। 5,000 छोड़ के सिर्फ 300-400? तुम एड्रिस के साथ काम करोगी, समझ गई? अगर वो नाटक करेगा तो मैं देख लूँगा, लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगी। तुम्हारी कावड़नेस की वजह से मैं 5,000 नहीं छोड़ने वाला। ईरा का चेहरा तमतमा गया, गुस्सा उफान पे था। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, वो चिल्लाई। मैं तुम्हारी बात नहीं। तड़ाक। जेस का हाथ इतनी तेज़ी से घूमा कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। थप्पड़ की गूंज कमरे में फैल गई और ईरा लड़खड़ा के ज़मीन पर जा गिरी। वो अभी संभल भी नहीं पाई थी कि जेस ने बेरहमी से उसकी जांग पे लात जमा दी। ईरा दर्द से करा उठी, लेकिन गुस्से में फुर्ती से खड़ी हो गई। जेस अब तैयार खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गली की लड़ाइयों में खड़ा होता था। वो जानती थी कि वो लड़ाई में नेवले की तरह तेज़ और ख़तरनाक है। निकल जाओ यहाँ से, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया।
गलती हो गई जो तुम्हें यहाँ लाई मैं, अब दफ़ा हो जाओ। अब तो मैं तभी जाऊँगा जब मेरा मन करेगा। जैस ने अपनी जैकेट उतारी और कुर्सी पे फेंक दी। आज तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। बहुत गुरूर हो गया है ना तुम्हें। कपड़े उतारो। निकल जाओ, मैं तुमसे नहीं डरती बदबूदार कीड़े। जैस ने उस पर हमला कर दिया। ईरा ने उसके नाखूनों से बचने की कोशिश की, लेकिन जैस ने अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से उसकी पसलियों में दे मारी। दर्द की एक तेज़ लहर ने उसे घुटनों पे ला दिया। इससे पहले कि वो संभलती, एक और वार उसके सिर पे लगा। वो बेसुध होकर गिर पड़ी। जैस ने उसका कॉलर पकड़कर खींचा और उसके कपड़े फाड़ दिए। ईरा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक और घूंसे ने उसे अचेत कर दिया। जैस ने वहशियाना अंदाज में अपने कपड़े भी फाड़ डाले। ईरा को धुंधला सा एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, लेकिन दर्द और सदमे ने उसे सुन्न कर दिया था। कुछ देर बाद जब उसका वजन हट गया तो जैस की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई लगी। ठीक है जान, मैं मिलूँगा। एड्रेस जो कहे वही करना, वरना अगली बार इससे भी बुरा होगा, समझ गई? ईरा आंखें बंद किए दर्द से कराहती हुई पड़ी रही। उसका सिर, पसलियाँ और बदन का पोर पोर दुख रहा था। उसने जैस को कमरे में कुछ ढूंढते हुए सुना, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में गर्म आंसू बह निकले, वे आंसू जो उसने सोचा था कि अब कभी नहीं आएंगे। जैस उसके पास आया और उसकी पसलियों पर हल्की सी ठोकर मारी। मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए हैं, उसने कहा। तुम और कमा लोगी, मैं नहीं कमा सकता। गुड बाय। दरवाज़ा खुलने और ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। फिर केबिन में सिर्फ सन्नाटा और ईरा की सिसकियों की गूंज रह गई।